हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस का थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, ये थर्ड वीडियो है फॉर दिस चैप्टर एंड आवर टुडेज टॉपिक इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। So generally objective represent the purpose for the which an organization has been started. Particular कोई objective it means कोई purpose के लिए अगर कुछ establishment बन रहा है तो उसका कुछ goal होगा. Even we can say that objective is the goal. Objective और to a specified and or result, उसको result चाहिए. और रिजल्ट से याद आया, आपका जस्ट रिजल्ट आया एंड आपने भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया होगा। क्या है ऑब्जेक्टिव? किसी ने 60% 70% वो टारगेट अचीव भी किया होगा। तो ऑलवेज ये जो ऑब्जेक्टिव होता है, मिशन होता है हमारा, सो सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव और प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं विच इज़ मेजरेबल, क्वान्टिटेटिवली मेजरेबल होता है, वैसे बिजनेसमैन भी क्या बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बनाता है। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर द समथिंग दैट दे मे बी ऑन विद इन द टाइम लिमिट। वो क्या अर्न करेगा, कंपनी का जो भी मिशन है वो अर्न करेगा, इट मीन्स गोल अचीव करेगा। तो इसको क्या बोला गया है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के बिजनेसेस बनते हैं। दे मे बी टू अर्न अ प्रॉफिट, development for the society, provide quality goods to the consumer, to protect the environment. so many objectives होते हैं बिजनेसमैन के माइंड में। सो यहाँ पे भी हमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। बिजनेस की बात करेंगे तो हमने क्या डेफिनेशन दी थी, याद है ना आपको? क्या डेफिनेशन डिस्कस की थी बिजनेस की? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स or distribution of the goods and services with the aim to earn profit. जो भी बिजनेसमैन एक्टिविटी कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सप्लाई कर रहा है, उसका बेसिक मोटो, बेसिक वो क्या था मोटो? टू अर्न प्रॉफिट। इसीलिए हमने इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला था। तो यहाँ पे भी देर आर टू ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज नॉट सॉरी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली अ सोल ऑब्जेक्टिव। साथ में पैरेलल अभी का जो ट्रेंड है, यहाँ पे क्या चल रहा है अभी का जो ट्रेंड, आपको सोसाइटी के टूवर्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। सो देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम प्राइम ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, एंड द सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेन पर्पस क्या है बिजनेस का? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेसमैन प्रोवाइड करता है विद द एक्सचेंज ऑफ द मनी, इट मीन्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है? जो भी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है तो वो क्या है, किसका पर्पस क्या है? अर्न प्रॉफिट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट से वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स देखेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट जनरली टिपिकली अगर हम देखें, सो प्रॉफिट इज टिपिकली सक्सेस मेजरेबल टूल फॉर एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेसमैन को हाउ वी कैन प्रेडिक्ट उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम टॉप 10 बिजनेसमैन निकालते हैं, अलग अलग मैगजीन्स, फोर्ब्स मैगजीन्स आती है। तो व्हाट इज़ द पर्पस, क्यों हो रहा है? सक्सेस को हम कैसे मेजर करते हैं? क्वांटिटेटिवली, प्रॉफिट, टर्नओवर कितना है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट इज़ मच मोर वैल्यूएबल फॉर एनी बिजनेसमैन। भले ही उसके माइंड में पर्पस अलग अलग है, बट बेसिक पर्पस क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। बिकॉज जो सर्वाइवल होता है बिजनेस का, सो सर्वाइवल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। तो पहले तो कोई भी बिजनेसमैन का टारगेट क्या होता है कि भाई इतना अर्निंग हो जाए कि उसके रेगुलर खर्चे मीटअप कर सके, कॉस्टिंग मीटअप कर सके। बिकॉज
बिजनेस सेटअप कर लिया हमने, लोन ले ली, इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं ना कहीं इधर उधर से हमने पूरा बिजनेस का सेटअप बना लिया, बट रूटीन एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंस के लिए, तो एक्सपेंस के लिए, ऑपरेशनल जो भी एक्सपेंस है उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, और वर्किंग कैपिटल के लिए हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए कि एटलीस्ट हम हमारे कॉस्ट, हमारे खर्चे बिजनेस से निकल जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम सक्सेस किसी बिजनेसमैन की कैसे मेजर करते हैं, उसका प्रॉफिट देख के, बेसिक थिंग है ये। तो यहाँ पे भी क्या बोला है, अर्निंग ऑफ अ प्रॉफिट, जनरली प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। Profit is the return which any entrepreneur expect to get on what he has invested in the business. बेसिक थिंग, हम गुजराती लोग क्या सोचते हैं, भाई 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, एटलीस्ट 1 लाख से ज़्यादा हमें वो रिटर्न मिले। तो बिजनेस का भी वही फंडा है, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, जितना भी आपने इनपुट्स बनाया है, इनपुट्स डाला है बिजनेस में, वो आउटपुट के फॉर्म में आपको रिटर्न में क्या चाहिए, प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, बेसिकली प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम and source of finance for expanding the business. It is the one of the key factors which determines the overall efficiency of business enterprise. तो ये क्या है, एफिशिएंट बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी देख के हम एफिशिएंट है कि नहीं देखते। इवन हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी करना है तो भी हम क्या देखते हैं कि भाई बिजनेस इतना साउंड है, इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि भाई हमें हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सके। तो ये क्या हो गया, इट मीन्स सर्वाइवल इज नॉट इनफ हियर। मैनेजमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है मस्ट एंश्योर दैट इट विल अर्न प्रॉफिट एंड नॉट इवन एसेंशियल टू कवर अप इट्स कॉस्ट। साथ में क्या कवर अप करना है, रिस्क ऑफ द बिजनेस। जो भी पहले ही हमने बोल रखा है, इवन डिस्कस भी किया है, बिजनेस क्या है इसके फीचर्स में हमने डिस्कस किया था, अनसर्टेन। कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो इतना प्रॉफिट, इतना इनफ्लोज होता है, इनफ्लो होना चाहिए बिजनेस में कैश का, कि बिजनेस आराम से साउंड सिचुएशन में मेंटेन हो सके। ठीक है, सिर्फ सर्वाइवल काफ़ी नहीं है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये आपको 12th में भी ये पॉइंट आने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉफिट का इम्पोर्टेंस शो किया है, एंड देन आफ्टर प्रॉफिट अगर आप एक्सपांड करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रोथ लेना चाहते हो, तो ये बेसिक थिंग क्या है, प्रॉफिट अर्न करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। राउंड एंड राउंड की है सारे वर्ड, सारे पॉइंट्स एक से दूसरे क्लू से ही मिलते हैं। यहाँ पे क्या है पॉइंट, क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। कस्टमर्स आर दी सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। कोई भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, ऑब्वियसली क्या है, कस्टमर्स, जितने ज़्यादा कस्टमर्स उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स यूजुअली स्टिक टू देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फर्स्ट मैं ये स्लाइड में से रीड कर रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, द ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ग्रोथ इन इट्स कस्टमर्स बेस। क्लियर है, जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स होता है वो क्या होता है, ऑलवेज स्टिक टू देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लॉयल रहता है। इवन दे टेल टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, फैमिली, सबको वो शेयर करता रहता है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। इट्स अ चेन रिएक्शन। मेरे साथ अगर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कोई प्रोडक्ट का या कुछ सर्विसेज का, तो मैं सबको रेफ़र करती रहूँगी। तो यहाँ पे क्या है, वो बेसिक ह्यूमन नेचर है। सो इट्स अ चेन रिएक्शन। इन फैक्ट अ सेटिस्फाइड कस्टमर्स वो क्या है, इज एन असेट्स हु ऑलवेज इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स। जो सेटिस्फाइड कस्टमर है ऑलवेज कितने सारे कस्टमर्स को वही ट्रैक में ले जाने की सोचेगा। इट मीन्स एक कंज्यूमर कितने सारे कंज्यूमर्स को मार्केट में लाएगा। गेटिंग क्लियर है। सो मोर कंज्यूमर मीन्स मोर टर्नओवर। एक कंज्यूमर है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, एक से ज़्यादा कंज्यूमर होंगे और डिमांड बढ़ गई प्रोडक्ट की। सो मोर टर्नओवर, गुड टर्नओवर, इट मीन्स फेयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इट मीन्स क्या है, मीनिंग इतना आप प्रॉफिट अर्न कर सको। से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, एक महीना हो गया,
फिर भी उसका रेवेन्यू इतना कम है कि भाई कॉस्ट भी, खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, तो इसको हम रीजनेबल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। रीजनेबल प्रॉफिट इट मीन्स मोर देन द कॉस्ट, इतना आपको मिले कि आप आराम से फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी आप बिजनेस कंटिन्यू रख सको, सोच सको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव न्यू कस्टमर्स इतने इंपॉर्टेंट है, हैंस द बिजनेस मस्ट एम टू क्रिएटिंग अ न्यू कस्टमर्स एंड मार्केट। न्यू कस्टमर्स एंड मार्केट्स यूं ही नहीं मिलते, हमें क्या करना पड़ता है, उसकी नीड एंड वांट फुलफिल करनी पड़ती है, मार्केट में कुछ ऐसा इन्वेंट करना पड़ता है कि जैसे कस्टमर्स इजीली आपके पास आए। टू, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बिजनेस मस्ट डिस्कवर द नीड ऑफ द कस्टमर्स एंड ट्राई टू सेटिस्फाई द सेम। क्लियर है, नॉर्मली हम सोचते हैं कि भाई हम भी कुछ बिजनेस करें, हम भी कुछ पैसा कमाए, मार्केट में से प्रॉफिट अर्न करें, हमारा भी कुछ रेप्यूटेड बिजनेसमैन में नाम आए। तो फर्स्ट हम सोचते हैं कौन सी बिजनेस, मतलब कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में सेल करे, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे। सब कुछ तो अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है ऑनलाइन बाकी था मार्केट में, वो भी एंटर हो गया है। अब स्पेशली लॉकडाउन से अब उसका भी ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम कहाँ पे एंटर हो, मार्केट में एंट्री ले, और जहाँ से हम अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सके। तो यूं ही मार्केट में एंट्री नहीं मिलती, यूं ही हम मार्केट में एग्जिस्टेंस या तो सर्वाइवल या मेंटेनेंस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप इज नीड एंड वांट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नॉट इवन नीड एंड वांट, आफ्टर फुलफिलिंग नीड एंड वांट, उसमें कुछ ना कुछ क्या लाना पड़ता है, नया इन्वेंशन लाना पड़ता है, वो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन लाना पड़ता है। और इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनोवेशन। ठीक है, सिर्फ कंज्यूमर या तो कस्टमर्स क्रिएट करना नहीं है, नो डाउट बेस प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे कमाओ भैया, तो कि प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कस्टमर्स क्रिएट करो, मोर टारगेट कस्टमर्स फाइंड करो, टारगेट ग्रुप फाइंड करो, उसको अट्रैक्ट करो, एंड किसी भी तरह आप मार्केट शेयर कवर अप करो नए कस्टमर्स फाइंड करके। बट कस्टमर्स आर नॉट फुलिश, उसको ऑब्वियसली पता है भाई मार्केट में क्या क्या, कौन सा मैन्युफैक्चरर, कौन सी प्रोडक्ट किस प्राइस में अवेलेबल है, किस फीचर्स के साथ अवेलेबल है, कौन सी प्रोडक्ट नई अपग्रेडेड मॉडल के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या है, इनोवेशन, आपको कुछ इनोवेटिव मार्केट में सेल करना है, मार्केट के साथ अपग्रेड रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनोवेशन, फर्स्ट लाइन से मैं रीड कर रही हूँ, इनोवेशन मीन्स क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू यूज फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। या तो कुछ नई प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में आओ, जैसे ऑटोमोबाइल में क्या होता रहता है, कुछ ना कुछ नए ऑटोमोबाइल में क्या होता है, कुछ ना कुछ नए फीचर्स या तो नए प्रोडक्ट के साथ वो मार्केट में आते हैं, पुरानी वाले प्रोडक्ट को अपग्रेड करके। मोबाइल फ़ोन में भी यही होता है, through new ideas. In the present era of the cutthroat competition, a business has to compete with different new products. To do so successfully, it has to develop new products with the multiple uses, etc. For example, day by day, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, day by day Samsung is launching a new model of mobile phones to expand their market share, and no doubt it is the leader in the mobile industry. प्रोडक्ट में नहीं, सर्विसेज में भी आप इनोवेशन ला सकते हो। मैं अपना ही खुद का एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगी। लाइक लास्ट 2 वीक से मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ कंसर्न करने के लिए। तो एक ट्रीटमेंट चल रही है मेरी टीथ की। तो फर्स्ट राउंड में मैंने 2 डॉक्टर को कंसर्न किया, एक्स एंड वाई को। दोनों का अलग अलग ओपिनियन लिया। जो वाई हॉस्पिटल थी, वाई जो क्लिनिक था, वहाँ पे क्या सिस्टम थी, ना तो कुछ मतलब अपॉइंटमेंट जैसी कोई सिस्टम, आप बैठो, अगर टर्न आएगा तो वो अंदर जाने के लिए परमिशन देते हैं, घंटा भी लग जाए, 2 घंटा भी लग जाए, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस हैंड रिटन में होता है, एंड जो पुरानी सिस्टम से क्लिनिक चल रहा है वही सिस्टम। और सामने एक नया क्लिनिक है, एक नई जगह जहाँ पे मैंने दूसरे डॉक्टर को कंसर्न किया, कंप्यूटराइज सिस्टम। जैसे ही आप एंटर होते हो, वहाँ पे अपॉइंटमेंट आपकी कंप्यूटर में वो लोग चेक करते हैं,
इवन आपकी जो भी हिस्ट्री है वो भी आपको शो करते हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन जब भी डॉक्टर के साथ आप कंसर्न करते हो, डॉक्टर आप लैपटॉप में देख के आपका हिस्ट्री चेकअप करते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स टाइम पे वही अपॉइंटमेंट का टाइम होता है, इवन आपको रिमाइंडर मैसेज भी आ जाता है मोबाइल में, सब कुछ अपग्रेडेड सिस्टम। क्लियर है? आपको ऐसी सर्विसेज मिलती है वहाँ पे, तो आप मोर देन 100-200 अगर फीस डॉक्टर का कंसल्टेंस चार्ज ज़्यादा है तो भी आप देने के लिए हैप्पीली आप दोगे। रीज़न क्या है? आपको सामने इनोवेटिव सर्विसेज मिल रही है। क्लियर है? तो इतना फ़र्क पड़ता है इनोवेशन में। तो यहाँ पे मोबाइल का सैमसंग का एग्जांपल दिया है। नाउ-अ-डेज़ नॉट इवन सैमसंग, कितनी सारी प्रोडक्ट्स आ गई है मार्केट में, जो नए नए कितनी सारे मोबाइल्स नए नए फीचर्स के साथ, कैमरा में अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, कुछ ना कुछ नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो लोग क्या करते हैं। तो ये अपग्रेडेशन इस क्या होता है? रिप्लेसिंग। जैसे आईफोन की क्या स्ट्रेटेजी है? आईफोन अपना खुद का ही मॉडल क्या करता है? रिप्लेस कर देता है मार्केट में। लाइक 8 को रिप्लेस किया 9 से, कुछ वापस नए फीचर्स दे दिए, प्राइस बढ़ा के, वही स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है? देन आईफोन 10, देन 11। तो ये क्या हो गया? सारे सिस्टम कंपनी खुद के ही प्रोडक्ट के साथ अपग्रेडेशन के साथ कंपटीशन कर रही है। बिकॉज मार्केट में तो इतनी कंपटीशन है, देयर इज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन। तो आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपके साथ ही कंपटीशन करनी है कि आज ये किया, कल कुछ नया करेंगे, कुछ न्यू फीचर्स के साथ मार्केट में एंट्री लेंगे। तो ये क्या हो गया? इनोवेशन। एंड देन आपके कस्टमर्स आपके पास मेंटेन रहेंगे। स्पेशली देर आर फैशन इंडस्ट्रीज एंड इवन फूड में भी आप इनोवेशन करके नई नई प्रोडक्ट, फूड रेडीमेड फूड पैकेट में मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो ये सारी प्रोडक्ट में, ये सारी इंडस्ट्रीज़ को तो क्या करना पड़ता है? इनोवेशन लाना ही पड़ता है ऑटोमोबाइल, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है? और फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज, यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक था भाई, आपने कॉस्ट आपने प्रॉफिट मेंटेन करना है, कस्टमर्स मेंटेन करना है, मोर कस्टमर्स क्रिएट करना है, प्रोडक्ट को अपग्रेड के साथ, इनोवेशन के साथ मार्केट में सेल करना है। बट द मोस्ट बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, जो आप खुद विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, वो पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज क्या मीनिंग क्या हुआ? इस मीन्स कंज्यूमर जो एमआरपी हमें पे करता है वो तो ठीक है भाई, उससे हम प्रॉफिट कर सकते हैं, बट हमें हमारी खुद की कॉस्ट भी मेंटेन करनी है। लाइक जितना भी, से फॉर एग्जांपल आपने 30,000 का एक इंजीनियर हायर किया है जो पूरा सेटअप प्लांट का देख रहा है, तो 30,000 उसको सैलरी दे रहे हो, तो 30,000 का उससे रिटर्न भी आपको लेना है। क्लियर है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपरली आपको जितने भी इनपुट्स है, रॉ मटेरियल है, जितना भी आपका प्लांट है, जितनी भी प्लेस है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट लाइन, एनी बिजनेस मस्ट एम एट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। हमने इकोनॉमिक्स में भी ये सेम पॉइंट डिस्कस किया था, रिसोर्सेज आर स्केर्स। हमें वाइजली रिसोर्सेज को यूज करना है जिसका मैक्सिमम हमें रिटर्न मिले। ऑल द बिजनेस मस्ट pursue their goals efficiently by using resources wisely and in cost effective manner. Cost effective manner it means लाइक सबसे बेटर एग्जाम्पल है हमारा घर का ही। हमारी जो मम्मी है, इट मीन्स हाउस वाइफ्स है या हाउस होल्ड जो भी लेडीज़ घर हैंडल कर रही है, वो क्या करती है? कॉस्ट मैनेजमेंट ही करती है। दोपहर का खाना अगर बच जाता है तो उसमें कुछ इन्वेंट करके, नया इनोवेशन करके वो रात को, शाम को डिनर में सर्व करती है। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज, मार्केट में रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स। और हमें क्या करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगी, बिल्कुल ये फैक्ट बात है। एक इंसिडेंट बना था मेरे खुद के साथ। लाइक जैसे ही आफ्टर माई मैरिज, एक फर्स्ट टाइम एक फेस वॉश मैंने यूज़ किया था, एंड देन फेस वॉश यूज़ करके, मतलब जैसे ही फेस वॉश कंप्लीट हो गया, मैंने डस्टबिन में थ्रो करने जाने वाली थी और वहाँ पे टेबल पे छूट गया। पूरा फेस वॉश मैंने यूज़ कर लिया था, डस्टबिन में फेंकने में जाने वाली थी, और मैंने वहाँ पे किसी का फ़ोन आ गया तो वहाँ पे टेबल पे ही छोड़ दिया मैंने।
एंड फिर मैं भी भूल गई वो कि भाई फेस वॉश मैं डस्टबिन में फेंकने जाने वाली थी, कुछ भी। आफ्टर अ वीक, वन डे क्या हुआ, मैं अपनी मदर इन लॉ के बाथरूम में गई और सेम फेस वॉश मैंने वहाँ पे देखा। समझो, हाँ वही फेस वॉश था। मैंने चेक भी किया कि ये तो मेरा जो मैं डस्टबिन में फेंकने जाने वाली थी, फिर मुझे पूरा रिकॉल हुआ कि ये तो वही फेस वॉश है और यहाँ पे कैसे आया। एंड देन फिर मैंने डायरेक्टली मेरे मदर इन लॉ से पूछ ही लिया कि भाई मेरा यूज़ किया हुआ फेस वॉश है, उसमें कुछ नहीं है, इसलिए मैं डस्टबिन में फेंकने जा रही थी। वो आपके बाथरूम में, आपके वॉशरूम में कहाँ तक, मतलब कहाँ से पहुँचा। देन फिर उसने जो रिप्लाई दिया, तभी से मैंने ये गांठ बांध ली समझो। क्योंकि सिर्फ मैनेजमेंट या सिर्फ हमें एजुकेशन नहीं सीखा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम घर पे ही सीखते हैं। फिर उसने मुझे रिप्लाई दिया कि आप जो फेस वॉश डस्टबिन में फेंकने जा रहे थे, वही फेस वॉश मैं लास्ट 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ। इट मीन्स वहाँ पे वो क्रीम में, वो ट्यूब में अभी भी थोड़ा कुछ बचा हुआ था जो मैंने ऐसे ही फेंक दिया। क्लियर है। कितने सारे पेरेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा, अभी टूथपेस्ट को ऐसे रगड़ के वो पेस्ट यूज़ करते हैं, जब तक हम उसको फेंक ना दे, मतलब कंप्लीटली। कई सारे तो ऐसे भी होते हैं, वो बीच में से सीजर लगा के 2 पार्ट करके भी वो टूथपेस्ट मतलब पेस्ट यूज़ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो सेम यही क्या हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मेरी मदर इन लॉ ने क्लियर किया कि आई एम नॉट दैट टिपिकल काइंड ऑफ सास, बट जो भी रिसोर्सेज है घर में, यही मैनेजमेंट है कि आप प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करो। आर यू गेटिंग मी, मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे बिजनेसमैन क्या कर सकता है, प्रॉफिट तो ठीक है वो मार्केट के हाथ में है, बट कॉस्ट अगर वो चाहे तो प्रॉपरली यूटिलाइज करके कंट्रोल कर सकता है इन अ कॉस्ट इफेक्टिव manner. So second line, they focus at a proper utilization of limited resources to achieve desired targets at minimum cost. समझ में आ रहा है। तो इससे हम टारगेट भी अचीव कर सकते हैं विद द मिनिमम कॉस्ट। 5 मेंबर की, 5 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वही काम अगर 2 बंदे या 3 बंदे से चल जाता है तो हमें 5 मेंबर हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई शुड वी इंक्रीज आर कॉस्ट, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ठीक है, हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, हमारा ऑब्जेक्टिव मेन है, बट साथ में हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है टुवार्ड्स दी सोसाइटी। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन से मैं रीड कर रही हूँ, बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कहाँ से उसका बोन होता है, सोसाइटी में ही बोन होता है कोई भी बिजनेस का। वेयर इट परफॉर्म्स इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़। नो बिजनेस कैन एक्ट इन आइसोलेशन। इट मीन्स सोसाइटी से वो सेपरेट नहीं है, आइसोलेशन नहीं है। बिजनेस कहाँ पे रन करता है, सोसाइटी में ही रन करता है। एंड इन अदर वर्ड्स, इट कैन नॉट कीप इट सेल्फ अवे फ्रॉम टू दी सोसाइटी। हम कब से बात कर रहे हैं भाई, कस्टमर्स इज अ किंग, कस्टमर होगा तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ही टर्नओवर बढ़ेगा। देन सोसाइटी ही क्या है, हमारा एक्टिव पार्ट मेंबर है जिससे हम अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अर्न नहीं करना है, सिर्फ टेकन नहीं करना है, यू हैव टू गिव समथिंग टू दी सोसाइटी। तो आपको कुछ गिवन पॉलिसी भी फॉलो करनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो कीपिंग इन दिस व्यू, ऑल द बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी कंडक्टेड इन सच अ वे दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी आर ऑल्सो फुलफिल्ड। सोसाइटी हम कोई भी बिजनेसमैन से कुछ एक्सपेक्ट भी करती है। Hence, in a long term interest of the business enterprise itself, social objectives become an integral part of a business objective of a business. ठीक है भाई, आपने प्रॉफिट कमाने का सोचा है, इट्स ओके, बिकॉज इट्स नेसेसरी, तो ही आप लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, साथ में सोसाइटी के लिए जो भी ऑब्लिगेशंस है हमारे, वो भी फुलफिल करने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी गुड्स। मैं 4000 चार्ज कर रही हूँ प्राइस, तो 4000 का मुझे रिटर्न देना है, मोर देन 4000 का रिटर्न देना है, क्वालिटी गुड्स देनी है, उसमें देयर इज़ अ नो कॉम्प्रोमाइज़। ये स्ट्रैटेजी, ये पॉलिसी बना के आपको बिजनेस करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्वालिटी गुड्स। बिजनेस शुड सप्लाई
goods of the right quality and the right place. क्वालिटी इंक्लूड्स ड्यूरेबिलिटी, और क्वालिटी में क्या हो गया, क्वालिटी इट मीन्स ड्यूरेबिलिटी। आप बोल रहे हो कि भाई ये प्रोडक्ट 5 years तक चलेगी, 7 years तक चलेगी, तो इतना ड्यूरेबल होना चाहिए। जो भी आप कमिटमेंट दे रहे हो या तो जितना आप चार्ज कर रहे हो उतनी वैल्यू की प्रोडक्ट आपको डिलीवर करनी है, किसको, सोसाइटी को। ड्यूरेबिलिटी, प्योरिटी, सेफ्टी एट्सेट्रा। ऑल्सो द क्वालिटी, कितने सारे कंज्यूमर्स या तो कस्टमर्स के ग्रुप होंगे जो अपना सेविंग स्पेशली पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए करते हैं, उसके साथ उसके कई सारे ड्रीम्स जुड़े होते हैं, तो आपको उनके साथ फ्रॉड, चीटिंग, कुछ भी मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। बीइंग ए बिजनेसमैन, भले ही आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बट आपको सामने इतना वैल्यूएबल रिटर्न कंज्यूमर को, इट मीन्स सोसाइटी को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल्सो द क्वालिटी प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट दी रीजनेबल प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्वालिटी गुड्स के साथ साथ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फेयर ट्रेडली इट मीन्स आपको फेयरली बिहेव करना है, किसके साथ, बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट नॉट इंडल्ज themselves in anti-social practices like hoardings, black marketing of goods, overcharging, misleading to the consumer। आपको मिसगाइड नहीं करना है, कंज्यूमर को मिसलीडिंग नहीं करना है, ओवर चार्जिंग, एमआरपी से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है, किसी का बेनिफिट नहीं लेना है, इट मीन्स ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है। जो भी प्रोडक्ट की मार्केट में स्केर्सिटी है वो ज़्यादा प्राइस लगा के मार्केट में सेल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे एंटी सोशल जो भी एक्शन है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप सोसाइटी को फ्री ऑफ प्रोडक्ट नहीं देनी है यहाँ पे, बराबर, ऐसी चैरिटी नहीं करनी है कि आप फ्री ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करो, डिलीवर करो सबको, बट आपको रॉन्ग एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जो सोसाइटी को हार्म करे, जो लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करे, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो, ऐसी एक्टिविटी के साथ आपको नहीं जुड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, दिस एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली पनिशेबल बट दे आर ऑल्सो ऑन अ बेड नेम फॉर द एंटरप्राइज। आपके लिए इट मीन्स बिजनेसमैन के लिए खुद इतना इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार हमें एक्सपीरियंस हो गया, रॉन्ग एक्सपीरियंस हो गया कि भाई इतनी एडवर्टाइज आती है ये प्रोडक्ट की, इतना शो ऑफ करते, इतना क्लेम करते हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट यूज़ करने से ऐसा होगा। से फॉर एग्जांपल वेट लॉस में तो आए दिन लोग इतनी प्रोडक्ट या था इतनी मेडिसिन बाय करते हैं वेट लॉस के लिए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनफेयर ट्रेड होता है। समझ में आ रहा है भाई, आप ये प्रोडक्ट खाओ 10 दिन में इतना वेट लूज हो जाएगा, मतलब स्लिम बॉडी हो जाएगा, ये वो, ये बेल्ट पहनने से ये हो जाएगा, ढेर सारी नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट आती है मार्केट में। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप कुछ ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टाइज या तो मिसलीडिंग स्टेटमेंट बोल भी रहे हो, तो अल्टीमेटली जो चीटेड कस्टमर्स है, जिसका एक्सप्लोटेशन हुआ है, वो ढेर सारे लोगों के साथ अपना बेड एक्सपीरियंस शेयर करेगा, और मार्केट में वैल्यूज, गुडविल मार्केट में किसकी डाउन होगी, किसकी इमेज रॉन्ग हो जाएगी, पर्टिकुलर कोई कंपनी की। तो इन व्यू ऑफ दिस बिजनेस शुड टोटली अवॉइड सच मीन्स, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमने इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था, कंपनी जो भी बिजनेसमैन है वो प्रोडक्शन की मेथड कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है एंड लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव इट मीन्स आप किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, बराबर। हमने एग्जाम्पल लिया था, किसको याद है, 2 एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे। इफ़ मैं खाखरा मैन्युफैक्चर करना चाहूँगी तो मुझे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, एंड अगर मैं कुछ ऑटोमोबाइल्स या तो कार बनाना चाहूँगी तो मुझे मैकेनिकल इट मीन्स मशीन बेस्ड ऑटोमाइजेशन करना पड़ेगा पूरा, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। सो बाय डूइंग लेबर इंटेंसिव में क्या कर रही हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हूँ। तो बीइंग अ बिजनेसमैन आप क्या कर रहे हो, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। अभी जो प्रॉब्लम हो रही है वही है प्रॉब्लम, क्या है, ड्यू टू लॉकडाउन कितने सारे बिजनेस, मतलब ऑलमोस्ट सभी बिजनेसमैन, बिजनेस बंद है, बिजनेस बंद है, इट मीन्स प्रोडक्शन बंद है, लोगों का कुछ काम ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बंद है, ठीक है। कितने सारे बिजनेसमैन तो ऐसे ही है जिन्होंने क्या कर दिया है
कि बोल दिया है कि भाई दिवाली तक आपकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है काम पे आने की, तो ये क्या हो गया, ये क्या, व्हाट इज़ द सिचुएशन, ये सिचुएशन क्या हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ से। बट आपको बीइंग अ बिजनेसमैन क्या करना है, सोसाइटी में, सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे है फर्स्ट लाइन, business enterprise should grow and create new jobs without discriminating on the basis of caste, creed, sex, religion. It means आपको इक्विटीज के साथ मेंटेन करना है, वेदर फीमेल हो या मेल हो, कुछ भी एजुकेशन जो भी है पर्टिकुलर, जिसका जो भी नॉलेज है, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी प्रेजुडाइज, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में, इट मीन्स बिजनेस में या कंपनी में प्रोवाइड करनी है। आपको किसी के साथ पार्शियलिटी या बायस रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बाय दिस वे आप सोशली एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, आप सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहे हो, निभा रहे हो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज, people who belong to the poor families or are handicapped must be given special consideration while recruiting staff for the various jobs. जो भी वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए है, या तो जो भी हैंडीकेप्ड पर्सन है उनके लिए भी आप कुछ सीट रिजर्व रखे भी, बाय दिस वे भी आप क्या कर सकते हो, सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो वापस मैं वही बोलूँगी, सिर्फ डोनेशन करके, चैरिटीज़ करके, पैसा मार्केट में दे के, या प्रोडक्ट फ्री ऑफ सप्लाई करने से ही आप सोशल एक्टिविटीज़ या तो सोशली ऑब्लिगेशन नहीं हो, आप सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही सिर्फ नहीं करनी है, आपको क्या करना है, ढेर सारी एक्टिविटीज़ है कि भाई आपको, से फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं भले कोचिंग क्लासेस चला रही हूँ, 4 बच्चे अगर 5वें बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ, तो ये क्या हो गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। बाकी के 4 बच्चे हैं जो मुझे फीस दे रहे हैं, इट मीन्स मैं उससे इनकम अर्न कर रही हूँ, जो लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है। हमें पैसे तो चाहिए, इनकम तो चाहिए घर के लिए, बट जो 5th नंबर का बंदा है जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, तो बाय दिस में मैं क्या कर रही हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ कर रही हूँ। इट मीन्स भले ही मैं उसको पैसा नहीं दे रही हूँ, बट जो मैं सर्विसेज दे रही हूँ वो क्या है, सोशल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे भी सेम है, आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, इट इज़ अ सोशल एक्टिविटीज़। बट सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देने से नहीं, और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिजनेसमैन की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आगे, तो वो हमारा 4th पॉइंट है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। बिजनेस एंटरप्राइज शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ को आपने हायर कर लिया है, उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए तो फर्स्ट, ये तो बेसिक थिंग है भाई, आप अपने घर वाले को पहले खुश रखो, घर के जो मेंबर्स है उसको खुश रखो, फिर सोसाइटी के लिए कुछ मतलब चैरिटी करो। सेम वही फंडा है आपका। कोई कंपनी, फेमस कंपनी है, वो बाहर इतनी सारी चैरिटी कर रही है, इतनी सारी चैरिटी कर रही है, बट एम्प्लॉय को ना तो प्रॉपरली बोनस दे रही है, ना तो उसका सैलरी रेगुलरली हो रहा है, एम्प्लॉय अनसेटिस्फाइड है, तो ये क्या हो गया भाई, घर के लोग भूखे हैं और बाहर आप चैरिटी करने जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपके एम्प्लॉय को भी अगर आप अच्छे से हैंडल कर रहे हो, अच्छे से अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रहे हो एम्प्लॉय के लिए, तो वो भी इनडायरेक्टली क्या होगी, डायरेक्टली क्या होगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे लिखा है, बिजनेस एंटरप्राइज शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन फॉर देयर एम्प्लॉयज़, दे मस्ट बी गिवन फेयर रेम्यूनरेशन। जितना जिसको नॉलेज है, जितना टैलेंट है, क्वालिफिकेशन है, जितनी डेजिग्नेशन, जो भी डेजिग्नेशन पे आपने अपॉइंट किया है, उसका उतना रिटर्न, इट मीन्स रेम्यूनरेशन, सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। Next is, big business enterprise should big business enterprise should also provide housing and medical facilities for employees, family members, and last line, this facility motivate them to work up to their full potential. अभी क्या हो रहा है, अभी जो सिनारियो है, कंपनी सिर्फ सैलरी नहीं दे रही है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, नॉन फाइनेंशियली भी इतने सारे बेनिफिट्स दे रही है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि एम्प्लॉय टर्नओवर ना हो, वो खुश रहे कंपनी में, मेंटेन
रहे, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दे, इसीलिए। तो यहाँ पे कितने सारे एम्प्लॉयज़ है जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे रही है, मेडिकल इंश्योरेंस करवाती है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ दे रही है, फ्री ऑफ वन टाइम मील भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये कितने सारे बेनिफिट्स है जो अपार्ट फ्रॉम सैलरीज कंपनी वाले अपने एम्प्लॉय के लिए दे रहे हैं। इवन मैंने तो कितनी सारी ऐसी कंपनियां भी देखी है जो अपने एम्प्लॉय के बच्चे को अगर हायर परसेंटेज से पास होते हैं तो फर्दर हायर एजुकेशन के लिए कंपनी में से लोन भी अवेलेबल होती है विद द मिनिमम इंटरेस्ट या तो विद द ज़ीरो इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट में आप पैसा फिर कंपनी को रिटर्न कर सकते हो। कितनी सारी फैसिलिटीज़ अब एम्प्लॉय के लिए हो गई है, ठीक है। तो आप सोसाइटी के लिए, इट मीन्स अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए डेरा कितने सारे मेंबर्स है जिसके लिए आप मतलब लॉयल रह के जो भी बिजनेसमैन एक्टिविटीज़ कर रहा है वो क्या हो गई, सारी सोशल एक्टिविटीज़ जो खुद का सोशल ऑब्लिगेशन समझ के बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है। ये वीडियो बस यहाँ तक रखते हैं हम। आई थिंक सारे कंसेप्ट आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, लाइक व्हाट इज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड देन उसके दो पार्ट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या देखा हमने, वो सारे पॉइंट्स लाइक प्रॉफिट एंड वो सारे कस्टमर्स क्रिएशंस आपको करना है, इनोवेशन प्रोडक्ट में मार्केट में लाना है, कॉस्ट मिनिमम करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज का। एंड देन लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके लिए आपको प्ले करनी है, सिर्फ सोसाइटी, इट मीन्स चैरिटी के फॉर्म में नहीं, आपको अपने कस्टमर को प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉपरली क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके भी आप चैरिटी कर सकते हो। फ्रॉड नहीं करना है, मिसलीडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो भाई मार्केट में, आप सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हो तो सोसाइटी के लिए कितने सारे घर एक बिजनेस से चलते हैं, एक कंपनी से चलते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं, उस एम्प्लॉय को भी क्या रखना है, हैप्पी रखना है। डे टू डे इट मीन्स जो भी उसका वर्क है उसके अकॉर्डिंगली उसको सैलरी प्रोवाइड करो, और अदर जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो भी लोन ने प्रिस्क्राइब्ड किए वो सारे बेनिफिट्स उसको मिलने चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी कितने सारे हैं वो सारे एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। आज का ये टॉपिक यहाँ पे ही फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है बिजनेस रिलेटेड इंडस्ट्री का टॉपिक आएगा वो हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।